as per the latest news, you know कि 6th sem के एग्जाम्स होने वाले हैं, इसीलिए ये एक कैप्सूल हमने तैयार किया है जिससे आप पूरा HRM फटाफट रिवाइज कर सकते हो। ओके, सो लेट्स बिगिन। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज द वर्ड सजेस्ट कि ह्यूमंस को भी कंपनी लैंग्वेज में रिसोर्स ट्रीट किया जाता है। नाउ बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, आपको ये तो पता है कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैश इन हैंड ये आपका एसेट है। यस, यू नो इट डेफिनेटली। देन जैसे जैसे हम बड़े हुए 12th के बाद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, तो फिर हमको ये भी पता चला कि भैया एसेट्स के क्लासिफिकेशन भी रहते, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स। नाउ लिसन, उसी को इस क्राइटेरिया में फिट करते हैं। देखो, प्लांट एंड मशीनरी पे आपने करोड़ों का खर्चा किया, बराबर, उसको एसेट की डेफिनेशन में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि इस चीज से आने वाले कई सालों में मुझे फायदा होने वाला है। सेम गोज फॉर फर्नीचर, सेम गोज फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। एंड कैश को भी एसेट बोलते हैं क्योंकि उसको एक्सपेंड करके हम चीजें खरीद सकते हैं अपनी कंपनी के लिए। नाउ लिसन, एक एग्जांपल देखते हैं। मी बीइंग द बॉस, I employ 3 people, Mr. X, Mr. Y, Mr. Z. Now, उन लोगों ने जब मुझे ज्वाइन किया तो they were freshers, बराबर। बहुत माथापच्ची करके मैंने उन लोगों को चीजें सिखाई, हर चीज में ट्रेन किया, और पता है देखते ही देखते ना स्पैन ऑफ 2 और 3 इयर्स बहुत टैलेंटेड हो गया लोग, ठीक है ना। अब 3 साल बाद सिचुएशन कैसी है कि मैं उनको काम बोलती हूँ और वो कर देते हैं। And they are so competitive कि हर वक्त उनमें क्या लगा रहता, to be better than the other one. Now, me being a boss, क्या मेरे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए क्या थॉट कि ये तीनों मेरे एसेट हैं? डेफिनेटली आएगा। और सुनो, 3 साल मैंने इनके पीछे बहुत खर्चा भी किया है, इनके पीछे इन्वेस्ट किया है, और तब जाके ये लोग मेरे काम के लायक लोग बने हैं। तो क्या ये मेरे एसेट नहीं हुए क्या? है ना, डेफिनेटली है। ह्यूमन एसेट्स है ये मेरी कंपनी के, और यही वो लोग हैं जो मेरी कंपनी को आगे लेकर जाते हैं। ओके, अब 2 चीजें, बेसिकली एक ही बात है जो हमको ध्यान में रखनी है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये बेटा खराब होते हम फेंक देते या इनको लात मार देते, गाली भी बक देते, कैसी कंपनी का माल है, खराब हो गया एंड ऑल दैट, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ह्यूमन रिसोर्स के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करने का हम नहीं सोच सकते। दे आर ह्यूमन बीइंग्स, दिल है, दिमाग है, सोचने समझने की क्षमता है, बराबर। यू हैव टू ट्रीट देम प्रॉपरली विद रिस्पेक्ट, ओके, एंड हैंडल देम विद केयर, बराबर। नाउ लिसन, जब हम ये 3 एक एम्प्लॉइज का एग्जांपल ले रहे थे तो बहुत ही छोटा सा एग्जांपल था। जब हम बात करते हैं एक पूरी कंपनी की, बड़ी कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो यू नो देयर आर लैक्स ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन दैट कंपनी। तो सोचो, इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स हैंडल करना, मैनेज करना, ये आसान काम नहीं है। इसीलिए तो लोग MBA में स्पेशलाइजेशन करते हैं इन HRM। Getting it? There is an HR manager. It is a very respectful position in the company. Now, ये सब तो समझ गया आपने को? It was just the introductory part. Getting back to the topic, human resource management, as the word suggests, it is nothing but management of human resource that is available in the company, or that exists or is going to exist in the company. Okay, there is a huge definition. आप लोग बुक्स में देखेंगे, कुछ ऑथर्स के भी डेफिनेशन दिखेंगे। Yes, to elaborate the answer in offline mode, you can write those definitions. Okay, now coming to the scope of HRM, कि आखिर इसका दायरा क्या क्या है। HRM जब as a topic आप पढ़ते हो तो इसमें क्या क्या आता है? तो first thing जो इसमें आती है that is staffing. Now what do you mean by staffing? Staffing is recruiting the number of people that are required to complete a particular task. ओके, ना कंपनी के HR मैनेजर को पहले से ये डिसाइड कर लेना पड़ता है कि कितने लोग लगने वाले हैं। ओवर स्टाफिंग किया मतलब ज्यादा लोगों को अगर रख लिया नौकरी पे तो कंपनी के पॉकेट्स पे तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि भैया सैलरी
सैलरी तो देनी है ना, और दूसरी तरफ ओवर क्राउडिंग हो जाएगा ऑफिस प्रीमाइसेस में। ओके, सेकेंडली अगर अंडर स्टाफिंग किया तो पता है काम का प्रेशर, वर्कलोड जो है वो लोगों पे बढ़ जाएगा एंड यू वोंट गेट दैट क्वालिटी वर्क फ्रॉम द एम्प्लॉइज। बराबर, इसीलिए डिसाइडिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेकंड, ड्राइंग पर्सनल पॉलिसीज। Now what do you mean by personal policies? Listen, you have thousands of employees working in your company. बराबर, ना वो आपकी कंपनी में टिके हुए क्यों रहेंगे? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लालच तो देनी पड़ेगी ना, सैलरी दे रहे हो बट एट द सेम टाइम एम्प्लॉय क्योंकि दिमाग है, उसको पता है उसको ग्रोथ चाहिए, जहां से लगा था वही नहीं रहना चाहता कोई भी ह्यूमन बीइंग। ही वांट्स टू ग्रो financially, personally he wants to grow. Being the HR manager of the company, if I am the person on the chair, I have to decide कि मेरे employees के लिए क्या personal policies मुझे decide करनी है, okay? ताकि वो company से जुड़े रहे, they work loyally and diligently for the company. थर्ड, इसी में ना सेकंड वाले पॉइंट में ये वाला जो पॉइंट है, फिफ्थ वाला, दिस कैन बी लर्न्ड वेरी नाइसली, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसेंटिव स्कीम्स। देखो ध्यान रखो, एम्प्लॉइज जो आते हैं दे कम फ्रॉम डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स, अग्रीड, यस अग्रीड ना। अगर कोई गरीब घर से आ रहा तो भैया उसको पैसे वाला लालच दो, उसको बोलो कि इतना काम करेगा, इतने टारगेट्स अचीव करके देगा तो क्या मिलेगा, घर भी दे सकते हैं, है ना, उसके बाद गाड़ी भी दे सकते हैं, ही विल बी हैप्पी अबाउट इट। पर यही प्लान आप जो रईस लड़का है या एम्प्लॉई है जो अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आ रहा, उसके पास नहीं चलने वाला ना ये वाला सिस्टम, क्योंकि भैया बंगला तो ऑलरेडी है, गाड़ी तो ऑलरेडी है, तो काम में इंटरेस्ट बनाने के लिए कंपनी को उसे कुछ और इंसेंटिव्स देना पड़ेगा, इसीलिए सबके लिए अलग प्लान्स। ओके, देन एम्प्लॉय इंटीग्रेशन। नाउ आई डेफिनेटली गारंटी कि हर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं कभी ना कभी किसी ऑफिस में तो एंटर हुए ही है, बराबर ना। जब हम ऑफिस में जाते हैं तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिखाई देता है कि हर आदमी कोई तो भी काम कर रहा है और वो अपना अपना काम करता है, ठीक है, जो उनके टेबल पे वर्क आता है वो वही करते हैं ना। उसे ना रोज महीने में 30 दिन, साल के जो भी जितने दिन है, जितने दिन वो काम करता है लिविंग द हॉलीडेज, वो वही काम करता है, ठीक है ना। मी बीइंग द बॉस ऑफ द कंपनी, मेरा जो मेन मोटो है प्रॉफिट अर्निंग, है ना, वो कैसे होता है पता है पूरा, जब वो एक आदमी का काम दूसरे आदमी से, दूसरे का तीसरे से, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से काम इंटीग्रेट होता है, मिक्स होता है, तब मी एज द ओनर ऑफ द कंपनी आई गेट द फाइनल रिजल्ट व्हाट आई वांट। ओके, और ये इंटीग्रेशन कौन देखता है? ऑब्वियसली द एचआर मैनेजर्स ऑफ द कंपनी, बराबर। फॉर द एम्प्लॉय डेवलपमेंट, दिस पॉइंट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड कि जो भी एम्प्लॉय कंपनी को ज्वाइन करता है, he wants to see growth in his personality, okay, financially भी, individually भी, at a societal level also, ठीक है। Now coming to the next section, that is functions of HRM. तो functions of HRM को बेटा दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट इज द मैनेजरियल फंक्शन और दूसरा है ऑपरेटिव फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शंस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब मैनेजर अपने डेस्क पर बैठकर इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बहुत सारे एस्पेक्ट्स को सोच समझ के हर चीज का अच्छा बुरा जानकर पॉलिसीज बनाए, स्ट्रैटेजीज बनाए, स्ट्रैटेजीज कैसी इंप्लीमेंट होगी ये डिसाइड करे, तो उसे बोला जाता है मैनेजरियल फंक्शंस। और उसी में आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट, जिसे बोलते हैं हम प्लानिंग। प्लानिंग इज अगेन एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग बिफोरहैंड what has to be done, how it has to be done, how many employees will be required, what will be the budget of the project and everything. So planning is nothing but deciding beforehand for the answers to every question, why, when, how, what.
where. Okay, so this is planning. Coming to the second point, organizing. तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, आप लोगों ने बहुत बार ऐसा सुना होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब तक ये चारों चीजें एक जगह पर नहीं आती, तब तक आप प्रोडक्शन इनिशिएट नहीं कर सकते। तो हमारा काम अंडर मैनेजरियल फंक्शन ये भी रहता है कि हम ये डिसाइड करें कि हम इन चीजों को एक जगह पर असेंबल किस तरीके से करेंगे और कहाँ से चीजों को प्रोक्योर करेंगे। मटेरियल हो गया, मशीनरी हो गया, मैन हो गए, पैसा हो गया, ये सब कैसे आएगा। Bringing them together in one place so that the production can be started. Then directing. Now listen. डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि हमारे अंडर में जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनसे काम निकलवाना, उसके लिए उनको डायरेक्ट करते रहना, एंड डायरेक्ट इस तरीके से करना कि आप जो काम जिस तरीके से उनसे करवाना चाहते हो, एट द एंड ऑफ द डे वो आपको काम वैसा ही करके दे। Getting the things done from others in the way which you wanted them to do it. That is nothing but directing. Okay? Then coordinating. Listen, जब हम बड़े organization की बात करते हैं तो there are different departments in the organization. Now, एक department जैसे कि एक HR department हो गया, एक finance department हो गया, production department, marketing department, sales department, warehousing department. तो यही सुन लिया अपन ने। ना, इन सारे डिपार्टमेंट का काम कोऑर्डिनेटेड होना। कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी तो एट द एंड ऑफ द डे इफ आई एम द बॉस सो आई विल गेट द थिंग्स जैसा मुझे चाहिए। ओके, एंड द लास्ट वन, कंट्रोल। नाउ कंट्रोल मीन्स व्हाट? देखो, 2 तरीके के कंट्रोल होते हैं। एक तो होता है डिसिप्लिनरी कंट्रोल जो हमको लगाना है हमारे एम्प्लॉइज पे, एंड दूसरा ये कि हमने काम करने के लिए जितने का बजट तय किए थे या फिर जो स्टैंडर्ड्स तय किए थे फॉर द क्वालिटी ऑफ वर्क टू बी डन, तो हमारा एक्चुअल काम उस क्वालिटी के जैसा ही होना चाहिए। एंड इफ द एक्चुअल प्रोडक्शन या एक्चुअल क्वालिटी deviates from the standard production or standard quality, so it is the job of the HR team to find out the reasons for deviations. Okay, coming to the next part, operative function. Now operative function किसे बोलते हैं? जब actually में काम हो रहा है तब as HR manager या under HR management आपको क्या क्या काम करने पड़ते हैं। So the first thing is staffing and employment. Now staffing हम आपको यहाँ explain कर चुके हैं, but staffing is also like a lengthy process. You know what happens कि सबसे पहले तो आपको ये डिजाइन करना होता है कि आपके जो काम आपको निकलवाना है आपकी कंपनी में वो किस तरीके का होगा। इसे बोला जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन। ओके, फिर उसके हिसाब से आप लोगों को चूज करेंगे, तो उसमें आ जाता है सिलेक्शन प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इंडक्शन प्रोसेस। तो इस तरीके से एक लंबा चौड़ा प्रोसेस रहता जिसे हम बोलते हैं स्टाफिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, फिर एम्प्लॉय भी करेंगे तो वहां पे भी यू हैव टू टेक द जनरल इंटरव्यूज। देन आफ्टर दैट once you recruit the right number of people that are required for completion of task, उसके बाद आ जाता है point 2, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन में डाला था कि आपको 4 साल के एक्सपीरियंस वाले बीकॉम ग्रेजुएट लोग चाहिए, बट ऐसा जरूरी नहीं है ना बेटा कि आपकी कंपनी, आप या फिर ऐसे समझ के चलो जिस कंपनी में जो एम्प्लॉय जा रहा है उसे उस कंपनी का सारा काम करने का तरीका आता होगा, जरूरी नहीं है। तो इसीलिए कंपनी किसी भी लोगों को अपने कंपनी में लेने के बाद उन्हें एक फॉर्मल ट्रेनिंग जरूर देती है। क्यों देती है ये ट्रेनिंग? ताकि वो लोग अक्वेंट हो जाए हमारी कंपनी के काम करने के तरीके से। ठीक है, एंड जो पुराने एम्प्लॉयज हैं उनको
वो भी उनको कराने पड़ते, नहीं तो आउटडेटेड नहीं होना चाहिए ना तेरे एम्प्लॉइज। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देन कम्स कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन इज नथिंग बट द सैलरी दैट इज बीइंग गिवन टू द एम्प्लॉइज। ना आपने लोगों को रख तो लिया है काम पे, तो उस जितना आप उनसे काम करवा रहे हैं उसके वाजिब सैलरी उनको देनी ही पड़ेगी। अगर आपने कम सैलरी दी तो वो तो आपकी कंपनी छोड़ के चले जाएंगे। इसीलिए एंड सैलरी के साथ साथ आपको उनको बोनस, अदर इंसेंटिव्स, ये सारी चीजें भी देते रहना पड़ता, ताकि दोज एम्प्लॉइज स्टिक टू द कंपनी एंड वर्क लॉयली एंड डिलिजेंटली फॉर द कंपनी। देन कम्स इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का यहाँ पे हम एक दूसरा एंगल देखेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि creating a sense of feeling in the employees that they belong to the company and the company belongs to them. कंपनी हमारी है, ये वाली जब फीलिंग आ जाएगी ना बेटा, तो एम्प्लॉइज जो है ना नौकर बन के काम नहीं करते, कंपनी का हिस्सा बन के काम करते हैं। आ रही बात समझ में? नाउ इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। अगर आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए अपने एम्प्लॉय से, तो ये फीलिंग उनके अंदर इनकलकेट करना बहुत जरूरी है। और ये काम किसका रहता है? एचआर मैनेजर का। एंड लास्ट इज मेंटेनेंस। सुना होगा आप लोगों ने, बहुत सारी कंपनीज ऐसे रहती जो अपने एम्प्लॉयज को घर देती, मेडिकल फैसिलिटीज देती, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज देती है। क्यों देती है? ताकि कंपनी के एम्प्लॉइज को ये फील होना चाहिए कि कंपनी हमारा ख्याल रखती है। सो द एडिशनल फैसिलिटीज, द perquisites that are provided along with the job in a particular company comes under this point as maintenance. Now listen, लिख तो दिया पॉइंट हमने। निमोनिक्स का नाम सुना होगा आपने, you know, take the first letters of the point and try to put it something like this, PODCC। ये 5 पॉइंट्स निकल रहे हैं, तो OPD C2। ओके, इस तरीके से हर आंसर में आप ऐसे निमोनिक्स तैयार करो और उसके बाद आंसर्स को इजीली लर्न करो। ठीक है?